कहते हैं कि मरने से ठीक पहले आपकी पूरी लाइफ आपकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह घूम जाती है। एक बार एक मरते हुए बूढ़े आदमी ने शुइकी से कहा था कि वो अपनी माम और सिस्टर का ध्यान रखे। शुइकी की फैमिली बहुत लविंग थी। उसका स्कूल लंच पैक करते वक्त उसकी माम ने उसका फेवरेट ऑमलेट बनाया था। उन्होंने अभी एक नई पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो पैसों की टेंशन ना ले और बस अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे। उसकी छोटी सिस्टर ने तो अपनी फेवरेट कैंडी भी उसके साथ शेयर की थी। घर से निकलते वक्त माम ने उसे याद दिलाया कि वो हमेशा उनकी सिखाई बातों को याद रखे। लेकिन स्कूल की रियलिटी बहुत ही खराब थी। उसका ऑमलेट फ्लोर पर फेंक दिया गया और किसी ने उसे अपने शूज़ के नीचे कुचल दिया। फिर उसके क्लासमेट्स ने उसे किक मारना शुरू कर दिया। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उस जैसे कमज़ोर लड़के को किसी लड़की के लिए हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक बुली की गर्लफ्रेंड ने भी उसे वार्निंग दी और कहा कि उन्हें गुस्सा ना दिलाए और दूसरों की फिक्र करने के बजाय सिर्फ अपना ध्यान रखे। घर जाते वक्त जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, एक ट्रक बड़ी स्पीड से उसकी तरफ आया। शुइकी और ड्राइवर दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में फ्रीज हो गए। रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला और ट्रक ने उसे सीधा टक्कर मार दी। बारिश वाली रात में खून से लथपथ पड़े हुए शुकी ने सोचा कि क्या सच में सब खत्म हो गया। उसके लास्ट थॉट्स अपनी माम और छोटी बहन अजूजा के बारे में थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। स्लोली उसकी बॉडी के पास भीड़ जमा होने लगी। कोई एम्बुलेंस बुलाने के लिए भागा। जैसे ही उसका आखिरी आंसू गिरा, एक ब्लू बटरफ्लाई उड़ती हुई आई और उसके फेस के सामने मंडराने लगी। अपने धुंधले दिमाग में उसने एक प्रॉमिस किया, अगली लाइफ में वो अपने लोगों को अपने हाथों से प्रोटेक्ट करेगा। रोड पर उसका खून फैलता रहा और लोग साइलेंट खड़े रहे। दूसरी तरफ आर्कनास के मैजिक कॉन्टिनेंट पर एक बड़ा सा हॉल लोगों से भरा हुआ था। सब एक ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे थे जहां एक विंग्ड स्टैचू खड़ी थी। माहौल काफ़ी टेंस और सीरियस था जब हॉल में अनाउंसमेंट हुई कि एनुअल डिवाइन ब्लेसिंग शुरू हो रही है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को गॉड को अपनी सबसे कीमती चीज़ ऑफर करनी थी। अगर ऑफरिंग एक्सेप्ट हो गई तो एक डिवाइन मैसेंजर नीचे आएगा और बच्चे के अंदर के मैजिकल एलिमेंट को महसूस करके उसे मेज बनने का चांस देगा। जिन बच्चों को ब्लेसिंग चाहिए थी, उन्हें अपना नाम साइन करना था। एक बच्चे ने अपनी माम से पूछा कि क्या कैंडी ऑफर करने से उसे मैजिक सीखने को मिलेगा। उसकी माम ने समझाया कि ऑफरिंग कुछ वैल्यूएबल होनी चाहिए, जैसे रिच लोगों के पास एक्सपेंसिव जेम्स होते हैं। पास ही एक नोबल वुमन ने टीयर ड्रॉप शेप के इयररिंग्स ऑफर किए। गोल्ड में लगे ब्लू जेम्स देखकर भीड़ दंग रह गई। लेडी ब्लैंक के जेमस्टोन की काफ़ी तारीफ हुई। उस नोबल वुमन ने काम रहकर जवाब दिया कि ऑफरिंग जितनी बड़ी होगी, ब्लेसिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। उसका बेटा एक प्राउड स्माइल के साथ वहाँ खड़ा था। कॉमन लोग आपस में बात कर रहे थे कि रायन फैमिली ने इस एक गैम्बलिंग में अपनी पूरी किस्मत दांव पर लगा दी है। तभी एक आदमी अपनी फैमिली के साथ आगे आया। उसके पीछे एक बटलर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खड़ा था। लोग कहने लगे कि अगर ये लोग फेल हो गए तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी होगी। होल्ट रायन अपनी फैमिली का हेड था और उसने अपने खानदान के फ्यूचर के लिए सब कुछ स्टेक पर लगा दिया था। लूकस रायन फैमिली का 8th चाइल्ड था और जूलिया उसकी छोटी बहन थी। दोनों ही सिबलिंग्स काफ़ी ब्राइट थे और होल्ट को पूरा भरोसा था कि उन्हें हाई लेवल ब्लेसिंग मिलेगी। प्रीस्ट ने नेक्स्ट ऑफरिंग के लिए जूलिया रायन को बुलाया। उसने टेबल पर एक क्राउन रखा और तुरंत एक मैजिक सर्कल बन गया जिसमें से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उसे कहाई की ब्लेसिंग मिली जो थंडर का गॉड है और ये लेवल 7 थी। 12 साल बाद इतनी हाई ब्लेसिंग दिखी थी। ये एक अनबिलीवेबल टैलेंट था। होल्ट ने डिक्लेयर किया कि उनकी फैमिली को गॉड्स ने चुना है। जूलिया को खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने थंडर ट्रैक क्राउन ऑफर किया था। कुछ लोग दबे पांव कहने लगे कि रिजल्ट उतना भी खास नहीं था जितना रायन फैमिली ने खर्च किया था। फिर सबको याद आया कि अभी एक और बच्चा बाकी है। सबको लगा वही लेजेंडरी ट्रेजर ऑफर करेगा। होल्ट ने लूकस की टाई ठीक की और उसे एनकरेजमेंट दी। बटलर ने लूकस को उसकी ऑफरिंग दी। जैसे ही वो सामने आई, सबको एक ठंडी और डिमोनिक ऑरा फील हुई। सब समझ गए कि ये क्या है, मैजिक का क्रिएटर वल्कैनस गॉड ऑफ फायर। जूलिया ने अपने भाई को चीयर किया और लूकस ने उसे थम्स अप दिया। प्रीस्ट भी डर गया था कि कोई इतनी खतरनाक चीज़ कैसे ऑफर कर सकता है। लूकस ने टेबल पर सॉर्ड रख दी। सडनली स्काई चेंज हो गया। डार्क क्लाउड्स में रेड और ऑरेंज फ्लेम्स दिखने लगीं जैसे पूरा आसमान जल रहा हो। होल्ट को लगा ये पक्का लेवल 9 होगा। बिना वार्निंग के आग की लपटें बढ़ गईं और लूकस के चारों तरफ एक वायलेंट टॉर्नेडो बन गया। लूकस अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। सॉर्ड सडनली उसके सामने आई और उसके हाथ पर एक छोटी सी लौ फ्लेम दिखी जो फट गई। लूकस दर्द के मारे चीख उठा क्योंकि वो आग उसे अंदर से जला रही थी। उसके ऊपर एक जलती हुई सॉर्ड बनी जो धीरे धीरे खत्म हो गई। जब स्काई नॉर्मल हुआ तो लोग डिवाइन स्पिरिट का वेट करने लगे।
तभी लूकस उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसकी बॉडी से ब्लू एनर्जी निकल रही थी और वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था। जूलिया रोने लगी और फैमिली उसके पास भागी। प्रीस्ट ने अनाउंस किया कि गॉड्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। लूकस रायन को प्रोजेनिटर ऑफ मैजिक ने डिस्कार्ड कर दिया था। एक बटरफ्लाई उसकी बॉडी की तरफ उड़ती हुई आई। इस बीच फायर डायमेंशन में कोई बहुत गुस्से में था। वो चिल्लाया कि रायन फैमिली ने वही पावर ऑफर करने की हिम्मत कैसे की जिसने उसे लगभग खत्म कर दिया था। वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। एक फ्लेम पिक्सी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वॉल्केनस ने कहा कि उसने सिर्फ उस बच्चे की सोल को बर्न किया है। पिक्सी ने नोटिस किया कि दूसरी दुनिया की एक सोल उस बॉडी में एंटर कर गई है, लेकिन वॉल्केनस ने इसे इग्नोर कर दिया। तभी वो बटरफ्लाई लूकस की बॉडी में चली गई और उसकी आंखों से गोल्डन लाइट निकली। उसी वक्त मार्शल गॉड्स के हेवनली सोर्स वाले एरिया में एक रेड हेयर वाला आदमी मेडिटेशन कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो वो गोल्ड की तरह चमक रही थीं। उसके चलते ही जमीन कांच की तरह टूटने लगी और नीचे एक डार्क कॉस्मोस दिखने लगा, जहां से एक ह्यूज शैडो निकली जिसे वेलस्प्रिंग ऑफ पावर कहा जाता था। उस आदमी ने पूछा कि क्या वो उसका रास्ता रोकना चाहता है। उस क्रीचर ने एक डार्क बीम छोड़ी, लेकिन वो आदमी उस अटैक के बीच से निकल गया और उस क्रीचर को एक पंच मारा जिससे उसके चिथड़े उड़ गए। वो हंसा और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि ये सो कॉल्ड वेलस्प्रिंग ऑफ पावर कुछ खास नहीं था। तभी एक छोटी पिक्सी आई और उसे लॉर्ड मार्शल गॉड कहकर बुलाया। मार्शल गॉड को फील हुआ कि उसका पुराना पार्टनर रेकू अभी डिस्ट्रॉय हुआ है। उसे क्यूरियोसिटी हुई कि आर्कानस कॉन्टिनेंट पर क्या चल रहा है। पिक्सी ने उसे वॉल्केनस का विजन दिखाए। मार्शल गॉड को गुस्सा आया कि 1000 साल पहले मार्शल आर्ट्स मैजिक से ऊपर था और आज लोग उस फायर गॉड की पूजा कर रहे हैं। उसने डिसाइड किया कि वो मार्शल आर्ट्स का रास्ता फिर से फैलाएगा। लूकस को धीरे धीरे होश आया। उसे एक वॉइस सुनाई दे रही थी। जब आंखें खोली तो देखा कि मार्शल गॉड के कई फेसेस उसे घेर कर खड़े हैं। वो दंग रह गया। मार्शल गॉड ने अपना इंट्रो मार्स के नाम से दिया और कहा कि वो उसे मार्शल गॉड की ब्लेसिंग देगा। लूकस पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। मार्स ने अपनी मसल्स दिखाते हुए फिर से कहा कि वो उसे अपनी ब्लेसिंग देगा। एक गोल्डन लाइट लूकस के सिर से टकराई और एक नोटिफिकेशन आया, ब्लेसिंग ऑफ द मार्शल गॉड लेवल 9। उसकी ट्रेनिंग की लेवल कैप हट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन उसकी बॉडी पावर से पूरी तरह भर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो श्वीची था। उसे साफ याद था कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। अचानक उसकी यादें ताज़ा होने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वो लूकस रायन बन चुका है। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद गॉड्स उसके साथ खेल रहे हैं। जाहिर तौर पर श्वीची ने मैजिक की दुनिया में एक ऐसे बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट किया था जिसे देवताओं ने त्याग दिया था। इस हिसाब से तो उसका क्लैन उसे पक्का बेदखल कर देगा। उसकी नई लाइफ शायद पिछली वाली से भी बदतर होने वाली थी। उसने अपनी माँ और बहन के बारे में सोचा और उसे चिंता होने लगी। पर कम से कम उसकी पुरानी दुनिया में वे उसके इंश्योरेंस के पैसों पर गुजारा कर सकेंगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे मार्शल गॉड की ब्लेसिंग मिली है, जबकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि मार्शल आर्ट्स क्या होते हैं। तभी एक अचानक हुई आवाज़ से उसका ध्यान जमीन की तरफ गया। किसी ने गलती से एक कैंडी का टुकड़ा गिरा दिया था। जब उसने देखा कि वो कौन है तो वो दंग रह गया। वो जूलिया थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे होश में देखकर उसे बहुत सुकून मिला। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने जेरेमी और बाकी लोगों को कहते सुना था कि वो शायद कभी नहीं जागेगा। उसने धीरे से उसका सिर थपथपाया और उसे शांत किया। तब उसे सच में एहसास हुआ, वह लूकस की बहन जूलिया थी। उसी वक्त वो अजूसा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। जब वो मरा होगा तो वो कितनी टूट गई होगी। रीइंकार्नेट होते वक्त उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार उसने फैसला किया कि वो इस लाइफ में अपने कीमती लोगों की हिफाजत करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें बचाएगा। तभी ऑल्टर पर रखी मूर्ति से अचानक एक आवाज़ आई। फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। खून नीचे गिरकर फर्श पर एक गहरा काला गड्ढा बनाने लगा। उस पूल में से एक औरत धीरे धीरे बाहर निकली। उसने महसूस किया कि उस नफरत भरे आदमी की मौजूदगी अब खत्म हो चुकी है। वो मार्शल गॉड की बात कर रही थी। उसे हैरानी हुई कि क्या वो मर गया या बस इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके पास बहुत कम पावर बची थी, इसलिए वह घुटनों के बल बैठी और मूर्ति से टपकता हुआ खून पीने लगी। ऐसा लगा जैसे वो उसे एंजॉय कर रही हो। बिना मार्शल गॉड्स के रुकावट के ये दुनिया जल्द ही उनकी होने वाली थी। 9 साल बाद रायन फैमिली के एस्टेट में घंटी बजी और एक आदमी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। लूकस काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो नीले आसमान के नीचे जूलिया की मैजिक ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था।
उसने उससे मिलने जाने का फैसला किया। अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। एक कंटीली बेल, थॉर्नी वाइन ने उसकी बॉडी को कसकर जकड़ लिया। लूकस परेशान दिखा। उसे पहले से ही पता था कि यह किसने किया है। वो जेरेमी था। जेरेमी ने मजाक उड़ाते हुए उसे ग्रीट किया और कहा कि उससे फिर से मिलकर अच्छा लगा। वही बच्चा जिसे देवताओं ने छोड़ दिया था। जेरेमी रायन परिवार का चौथा बच्चा था, एक मैजिक स्टूडेंट जिसके पास लेवल 5 की ब्लेसिंग थी, और वह लूकस का सौतेला भाई था। उसके बगल में खड़ी मेड ये देखकर हैरान थी कि लूकस को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। जेरेमी ने उसे याद दिलाया कि पिछला आंगन बैकयार्ड सिर्फ परिवार के मेजेस के लिए रिजर्व्ड है। जेरेमी ने लूकस के शरीर पर पकड़ और मजबूत कर दी। उसने धमकी दी कि शायद कुछ पसलियां टूटने के बाद लूकस को अक्ल आ जाएगी। लूकस ने बस एक जम्हाई ली। उसने शांति से कहा कि उसकी बहन की मैजिक प्रैक्टिस बस खत्म होने वाली है और वो किसी भी पल यहाँ आती होगी। फिर लूकस ने उसे घूर कर देखा और चेतावनी दी कि अगर वो बिजली से भुनना नहीं चाहता तो उसे अभी छोड़ दे। जेरेमी और मेड दोनों डर के मारे सहम गए। फिर भी जेरेमी ने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की और लूकस का मजाक उड़ाया कि वो अपनी बहन के पीछे छिप रहा है। उसने दावा किया कि वो बिजली से नहीं डरता। ठीक उसी वक्त उस पर बिजली गिरी। जेरेमी तुरंत जलकर काला हो गया। मेड का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही देर बाद लूकस को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वह जूलिया थी। उसने अपनी पिंक स्टाफ का इस्तेमाल करके बिजली छोड़ी थी। उसने जेरेमी को चेतावनी दी कि अगर उसने उसके भाई को फिर से परेशान किया तो वो अगली बार उसे नहीं छोड़ेगी। उसने गुस्से में अपना चेहरा फुला लिया। फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि वो अब उन बेलों को हटा देगी। बेलें ढीली होकर जमीन पर गिर गईं। लूकस ने उसका सिर थपथपाया और वो खुशी से मुस्कुराई। उसने फिर जेरेमी से पूछा कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उम्मीद जताई कि वो इसे फिर से नहीं दोहराएगा। जेरेमी गुस्से में वहां से चला गया। मेड उसे जल्दी से घसीटते हुए ले गई। लूकस ने उसे भागते हुए देखा और कमेंट किया कि जूलिया ने उस पर वाकई नरमी बरती थी। जूलिया ने जवाब दिया कि अगर लूकस चाहता तो वो खुद जेरेमी को आसानी से हरा सकता था। उसने पूछा कि वो पलटवार क्यों नहीं करता। लूकस ने उसे याद दिलाया कि उसकी असली ताकत अभी भी उनका एक छोटा सा राज है। और वैसे भी, उसने कहा, उसकी छोटी बहन उसकी रक्षा करेगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। शुइची को लूकस की बॉडी में रीइंकार्नेट हुए 9 साल बीत चुके थे। 9 साल पहले जिस दिन वो जागा था, लूकस के पिता उससे मिलने आए थे। लूकस को यकीन था कि उम्मीदों पर खरा न उतरने की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय होल्ट ने अपनी छड़ी एक तरफ फेंक दी। वो दौड़कर आगे आए, लूकस को गले लगा लिया और रोने लगे। वो बस इस बात के शुक्रगुजार थे कि उनका बेटा जाग गया। उनके लिए बस यही मायने रखता था। लूकस ने खामोशी से सिर हिलाया। होल्ट एक नाइट ऑर्डर को लीड करते थे, इसलिए वो घर पर कम ही रहते थे। फिर भी वो एक अच्छे पिता थे जो वाकई अपने बच्चों की परवाह करते थे। जब होल्ट को पता चला कि लूकस ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो उन्होंने तुरंत उसे सलाह से भरा एक लेटर भेजा। उन्होंने लूकस को बताया कि फैमिली आर्काइव में मार्शल आर्ट्स की पुरानी किताबें हैं और उम्मीद जताई कि वे उसकी ट्रेनिंग में मदद करेंगी। तो लूकस तहखाने बेसमेंट में चला गया। उस लेटर की वजह से उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान आया। छोटा लूकस अचानक गायब हो गया। एक मेड को चिंता होने लगी क्योंकि वो हर दिन अकेला कहीं चला जाता था। दूसरी मेड ने इसे टालते हुए कहा कि उसे जल्द ही मैजिक न कर पाने की वजह से निकाल दिया जाएगा। तभी उन्हें झटके महसूस हुए। जमीन अक्सर हिल रही थी। उन्होंने मान लिया कि कोई अर्थ मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन असल में लूकस जमीन पर घूंसे मार रहा था। उसने अपने कमरे के नीचे एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए 6 महीने तक खुदाई की। उसने इसे 4 हिस्सों में बांटा। वहां एक स्टडी एरिया था, एक स्टोरेज रूम, एक ट्रेनिंग एरिया और आखिर में एक बाथ। उसने अपना ज्यादातर पैसा बाकी सामान पर खर्च कर दिया था, इसलिए उसने एक सस्ते टब से काम चलाया। अंडरग्राउंड स्पेस पूरा होने के बाद से वो वहां हर दिन चुपके से ट्रेनिंग करता था। प्रेजेंट टाइम में लूकस अपने टब में कूद गया। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए मेडिसिनल बाथ में नहाना सबसे असरदार तरीका था। उसे ट्रेनिंग शुरू किए 3 साल हो चुके थे। वो आर्काइव की केओटिक टेम्परिंग टेक्निक नाम की किताब का इस्तेमाल कर रहा था। अब लेवल 5 या उससे कम का कोई भी मैजिक अटैक उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता था। उसकी डिफेंस आखिरकार मजबूत हो चुकी थी। वो टब से बाहर निकला और ऑफेंस पर काम करने के लिए एक ट्रेनिंग डमी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। वो घूमा, फिर अपनी वेपन बदलकर एक भाला स्पीयर ले लिया। उसने फिर से हमला किया, जिससे डमी के अनगिनत टुकड़े हो गए। टुकड़े इतने बारीक थे कि वे हवा में बिखर गए। ये उसकी क्लाउड पियर्सिंग स्विफ्ट थंडर स्पीयर थी, जो अब लेवल 4 पर थी।
उसने प्रैक्टिस जारी रखने का फैसला किया। पिछले 9 सालों में उसका हुनर लगातार बेहतर हुआ था, लेकिन एक बात उसे अब भी परेशान कर रही थी। किताबों के मुताबिक मार्शल आर्टिस्ट्स आखिरकार एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं। उसे पार करने के लिए उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल करनी होती है, लेकिन एनलाइटनमेंट इतनी मुश्किल थी कि ज़्यादातर लोग हार मान लेते थे। यही असली वजह थी कि मार्शल आर्ट्स फीका पड़ गया, भले ही वो मैजिक से कमज़ोर नहीं था। हालांकि लूकस अलग था। वो एक बड़े पंचिंग बैग के सामने खड़ा हुआ और एक गहरी सांस ली। उसने फोकस किया और अपनी पूरी ताकत से वार किया। वो बड़ा सा पंचिंग बैग फट गया और उसके पीछे की दीवार में भी दरारें आ गईं। लूकस ने धीरे से सांस छोड़ी। वो हमला फ्रेंजीड वॉर हाई एक्सप्लोजिव फिस्ट लेवल 5 था। उसके लेवल्स ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई लिमिट ही न हो। उसे शक था कि यह एक डिवाइन ब्लेसिंग का असली असर है। उसकी टेक्निक्स में शामिल थीं क्विक ड्रॉ फ्लैश लेवल 9 पर, ऑरा स्लैश लेवल 4 पर, क्रिटिकल आर्मर पियर्सिंग सॉर्ड लेवल 4 पर, क्लाउड टर्निंग सी ओवरटर्निंग पाम लेवल 5 पर, केओटिक टेम्परिंग टेक्निक लेवल 4 पर और क्लाउड पियर्सिंग स्विफ्ट थंडर स्पीयर लेवल 3 पर। शाम के 6 बज चुके थे। उसे याद आया कि होल्ट घर आ रहे हैं और पूरी फैमिली साथ में खाना खाएगी। वो अपने कमरे में लौट आया। खुद को साफ करने के बाद वो बाहर निकला और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। होल्ट ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, ये कहते हुए कि उन्हें मिले आधा साल बीत चुका है। उन्होंने लूकस को बैठने के लिए कहा। लूकस ने शालीनता से जवाब दिया। होल्ट ने फिर बताया कि एलन मैजिक एकेडमी ने एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट खोला है और उन्होंने पहले ही लूकस का नाम लिखवा दिया है। जेरेमी ने यह सुनकर अपनी चिढ़ जाहिर की। मार्शल आर्ट्स मुश्किल थे, लेकिन लूकस इसे संभाल सकता था। एंट्रेंस एग्जाम अगले हफ्ते था, इसलिए उन्होंने उसे अच्छी तैयारी करने को कहा। लूकस ने अपने पिता को शुक्रिया कहा। चाहे वो किसी भी दुनिया में रहे, शुइची अभी भी मजबूत बनना चाहता था और अपनों की रक्षा करना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि ज़रूरत से ज़्यादा मशहूर होना सिर्फ मुसीबत को दावत देगा। अचानक जूलिया ने अपना हाथ उठाया। उसने अनाउंस किया कि वो भी उसके साथ एलन मैजिक एकेडमी जाना चाहती है। होल्ट ने कहा कि ये एक अच्छा गोल है, लेकिन वो अभी सिर्फ 11 साल की है और दाखिले के लिए बहुत छोटी है। जूलिया ने तुरंत बताया कि एकेडमी में एक एलीट क्लास है जिसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। फिर उसने खुलासा किया कि उसे एलीट क्लास के लिए पहले ही ऑफर मिल चुका है। होल्ट ने लेटर पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि एक जीनियस के रूप में उसकी शोहरत पहले ही एलन एकेडमी तक पहुंच चुकी है। उसकी मां मुस्कुराई और कहा कि वे जल्द ही रायन परिवार से एक महान मेज को जन्म लेते देख सकते हैं। जेरेमी साफ तौर पर जलता हुआ दिख रहा था। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि लूकस के मैजिक एकेडमी जाने से उसकी रेपुटेशन खराब होगी। उसकी मां ने उसे चिकोटी काटी। वो दर्द से चिल्लाया और उसने उसे शांत रहने को कहा। उसने उसे यकीन दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये औरत जेसिका रायन थी, रायन परिवार की दूसरी पत्नी और जेरेमी की माँ। उसने शांति से कहा कि ये पक्का नहीं है कि लूकस एग्जाम पास कर ही लेगा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। एक हफ्ते बाद मैजिक एकेडमी के लिए निकलने का समय था। लूकस और जूलिया की माँ ने उनसे अपना ख्याल रखने को कहा। उन्होंने वादा किया कि एक बार जब वे सेटल हो जाएंगे तो वो उनसे मिलने आएंगी और उनका पसंदीदा पुडिंग लाएंगी। उनके जाने से पहले उन्होंने उन्हें वो लकी कॉइन दिया जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। वो सिक्का बियॉन्ड डायनेस्टी का था, जिसने लगभग 10,000 साल पहले दुनिया को एक किया था। उनके पिता ने इसे एक ताकतवर मैजिक बीस्ट को हराते वक्त हासिल किया था। सिक्के के सामने के हिस्से पर मार्स, पहले सम्राट की तस्वीर थी, जबकि पीछे की तरफ वो हथियार था जो वो कभी इस्तेमाल करते थे। जब होल्ट ने बचपन में उन्हें ये दिखाया था तो लूकस को याद आया कि उसे लगा था कि मार्स एक अजीब तरह का मस्कुलर प्राचीन स्पिरिट जैसा दिखता है। होल्ट ने हमेशा जोर दिया था कि वे सिक्के को एक गुड लक चार्म के तौर पर अपने पास रखें। जब लूकस ने अपने माता पिता को उन्हें विदा करते हुए देखा तो उसकी पिछली लाइफ के माता पिता की यादें ताज़ा हो गईं। सच कहूँ तो दोनों ही लाइफ में एक लविंग फैमिली मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ा फ्लेक्स था। वो खुद को काफ़ी फॉर्चुनेट मान रहा था। खैर, इसके बाद वे सब वहाँ से निकल पड़े। कुछ घंटों बाद जब सनसेट होने लगा तो उन्होंने डिसाइड किया कि आगे एक खाली जगह पर कैंप लगाएंगे। अंधेरा होने से पहले ही उन्होंने बॉनफायर जला लिया था। उनके बटलर ने समझाया कि अगर वे कल सुबह जल्दी निकलेंगे तो रात तक डाकू टाउन पहुंच जाएंगे, जहां एलन मैजिक एकेडमी है। जूलिया सुपर कॉन्फिडेंट थी कि वे टाइम पर पहुंच जाएंगे। उसने बटलर मिस्टर फॉर्डन से पूछा कि क्या डाकू टाउन में कुछ इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि वो शहर हर साल स्प्रिंग में होने वाले मैजिक डॉजबॉल टूर्नामेंट के लिए काफ़ी फेमस है और उसे एक प्रॉपर गोurmet टाउन भी माना जाता है। लूकस ने नोटिस किया कि जूलिया के मुंह में पानी आ रहा था। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। 2 किलोमीटर दूर 12 घोड़े और 13 लोग बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे याद आया कि इस एरिया में अक्सर बैंडिट्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फॉर्डन ने इस बात को कन्फर्म किया,
पर साथ ही ये भी कहा कि उनसे आमना सामना होना काफ़ी रेयर है। लूकस की केओटिक टेम्परिंग टेक्निक ने उसे सिर्फ ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग ही नहीं दी थी, बल्कि उसकी सेंसेस को भी नॉर्मल से कहीं ज़्यादा शार्पन कर दिया था। वो जानता था कि ये उसका कोई वहम नहीं है। वहाँ सिर्फ 5 लोग और एक बच्चा था, तो उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। उसने सबको इन्फॉर्म किया कि एक अननोन ग्रुप बहुत स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है और सबको फॉर्म अप होने का ऑर्डर दिया। नाइट्स उसे बड़े कन्फ्यूजन में देखने लगे। उन्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि एक चिड़िया की आवाज़ भी नहीं, इसलिए उन्हें लगा कि वो फालतू बातें कर रहा है। फॉर्डन ने बिना देर किए अपनी सॉर्ड निकाल ली। उसने नाइट्स को डांटा और चिल्लाकर कहा कि अपने वेपन्स अभी के अभी तैयार करें। नाइट्स के पास बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फॉर्डन नहीं जानता था कि लूकस को खतरे का पता कैसे चला, पर उसका मानना था कि रिस्क लेने से अच्छा है कि हम सेफ रहें। तभी घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ तेज होने लगी। नाइट्स दंग रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि लूकस एकदम सही था और पहले से तैयार था। बैंडिट्स अपना शिकार देखकर बहुत खुश थे। उनके लीडर ने यह पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि एलन मैजिक एकेडमी के एग्जाम से ठीक पहले यहाँ हर तरफ नोबल्स मिलेंगे। उन्होंने जूलिया को देखा और हंसते हुए बोले कि इसकी बहुत तगड़ी कीमत मिलेगी। रही बात लूकस की, तो उन्हें लगा कि कुछ स्पेसिफिक बायर्स उसके लिए भी अच्छा पे कर देंगे। फॉर्डन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि नोबल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, पर बैंडिट्स को कोई परवाह नहीं थी। उनके लीडर ने दोनों बच्चों को छोड़कर सबको खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। वे आगे बढ़े और नाइट्स फॉर्डन को सपोर्ट करने के लिए मूव हुए। बैंडिट लीडर ने अटैक किया, पर उसकी सॉर्ड एक तरफ झटक दी गई। एक नाइट के लांस ने उसे जोरदार टक्कर दी, जिससे वेपन उसके हाथ से छूट गया। फिर एक फ्लैश ऑफ स्टील हुआ और फॉर्डन की ब्लेड ने एक ही झटके में उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। फॉर्डन ने जूलिया को दिलासा दिया कि सब अंडर कंट्रोल है। हर तरफ खून बहने लगा था। फॉर्डन चिल्लाया कि लूकस जूलिया को लेकर यहाँ से तुरंत भागे। तभी एक भयानक चीख गूंजी। कई नाइट्स अचानक आग की लपटों में घिर गए। ये हमला एक आई पैच पहने आदमी ने किया था। फॉर्डन पूरी तरह शॉक में था। उनके बीच एक मेज था। उसने तुरंत बच्चों को फॉरेस्ट की तरफ भागने को कहा। उसी छोटे से डिस्ट्रैक्शन के बीच उसे स्टैब कर दिया गया। खून के फव्वारे छूटने लगे। लूकस ने जल्दी से जूलिया की आंखें बंद कर लीं। फॉर्डन को लड़खड़ाते देख उसका दिल बैठ गया था, पर हमारे बटलर ने हार नहीं मानी। शरीर कांप रहा था, फिर भी वो उन बैंडिट्स को रोकना चाहता था। वो मेज अपने मरे हुए साथी के लिए गुस्से में था और उन सबको जिंदा जलाने की तैयारी करने लगा। घायल होने के बाद भी फॉर्डन ने कसम खा ली थी कि वो यंग मास्टर और यंग लेडी को बचाकर ही दम लेगा। लूकस जानता था कि फॉर्डन सिर्फ एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट है और वो अकेले एक मेज को नहीं हरा सकता। लूकस अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाना चाहता था, पर फॉर्डन ने उसके साथ हमेशा अपनी फैमिली जैसा बर्ताव किया था। लूकस अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को मरते हुए नहीं देख सकता था। जूलिया ने देखा कि लूकस की मुट्ठियां भिंची हुई थीं। उसने उसे छुपने को कहा और खुद फॉर्डन की मदद के लिए निकल गया। जूलिया ने उसे फिक्र से देखा, पर बिना बहस किए उसकी बात मान ली। लूकस तेजी से फॉर्डन की तरफ भागा। फॉर्डन ने एक और बैंडिट को मार गिराया, पर अब वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तभी एक बैंडिट ने पीछे से उसे स्टैब करने की कोशिश की, पर अचानक हवा में खून की बौछार हुई। फॉर्डन ने पीछे मुड़कर देखा तो उस आदमी का ऊपरी शरीर गायब था। बाकी बैंडिट्स बुरी तरह डर गए। एक एक करके सबके सर फटने लगे, जैसे कोई इनविजिबल पत्थर उन्हें मार रहा हो। पास ही लूकस खड़ा था, जिसके हाथ में कुछ पत्थर थे। उसे बड़ी राहत मिली कि परिंदों पर प्रैक्टिस करके गेल स्ट्राइक को लेवल 4 तक पहुंचाने की मेहनत रंग लाई। लेवल 1 के बैंडिट्स उसके लिए बच्चों का खेल थे। मेज पागल हो गया। वो चारों तरफ देख रहा था जहां उसके साथियों की कटी हुई लाशें पड़ी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब इतनी जल्दी मर गए। उसने एक मैसिव मैजिक सर्कल बनाया और चिल्लाया कि वो उस बूढ़े को अपने साथ ले जाएगा। एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना। फॉर्डन के पास अब बचने की ताकत नहीं थी, पर उसे खुशी थी कि बच्चे बच गए। तभी लूकस उसके सामने आ गया और एक जोरदार पंच मारकर उस फायरबॉल को हवा में बिखेर दिया। फॉर्डन और मेज दोनों हक्के बक्के रह गए। मेज ने फिर से एक आइस स्नेक स्पेल तैयार किया, पर लूकस ने कूल अंदाज में कहा कि अब उसका खेल खत्म है। लूकस का एक पंच इतनी तेजी से लगा कि हवा तक चीर गई। मेज की बॉडी के परखच्चे उड़ गए और वो धुंध बनकर गायब हो गया। लूकस ने बस इतना कहा कि शायद उसमें मार्शल आर्ट्स का थोड़ा टैलेंट है। फॉर्डन इमोशनल होकर रोने लगा। तभी अचानक एक डरावनी प्रेजेंस महसूस हुई। फॉर्डन के पीछे कुछ अजीब सा हिलने लगा। मांस मुड़ने लगा और एक घिनौने मॉन्स्टर का रूप ले लिया, जिसकी बॉडी से नुकीली हड्डियां बाहर आ रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा पर्पल ग्लो था और वो बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, डाई डाई डाई। लूकस समझ गया कि उसे इसे जल्दी खत्म करना होगा ताकि जूलिया ये सब ना देखे। जैसे ही मॉन्स्टर ने हमला किया,
लूकस हवा में उछला और उसके सर पर एक पंच मारा। तभी मॉन्स्टर की बॉडी से चेन्स निकली और वो लाशों को खींचकर खाने लगा। लूकस ने उसकी आंख में एक ट्रायंगल मार्क देखा। वो समझ गया कि ये जरूर मरे हुए लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई सीन है। अब नॉर्मल हिट्स काम नहीं कर रहे थे, तो लूकस ने अपनी एक्सप्लोजिव ऑरा पाम एक्टिवेट की। एक चमकती हुई गोल्डन लाइट निकली जिसने जमीन को चीर दिया और उस मॉन्स्टर को राख में बदल दिया। सब खत्म होने के बाद लूकस थककर बैठ गया। जूलिया भागकर आई और उसे गले लगाकर बोली कि वो बहुत अमेजिंग है। फॉर्डन बस शॉक में खड़ा सब देख रहा था। तभी लूकस को पास में एक घोड़े की आवाज सुनाई दी। एक काट में एक औरत बंधी हुई थी जिसका मुंह ढका था। उसे देखते ही लूकस एकदम स्टिफ हो गया। दूसरी तरफ एक अंधेरे इलाके में लाशें लटकी हुई थीं और वो रहस्यमयी औरत खून से नहा रही थी। उसे पता चला कि उसका नंबर 44 खत्म हो गया है। उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली क्योंकि उसे अपनी पावर वापस चाहिए थी। वापस सीन में रात के समय जूलिया को पता चला कि उस औरत का नाम माया रास्ता है। फॉर्डन और जूलिया को लगा कि ये नाम सुना सुना है। लूकस ने बताया कि रास्ता और रायन दोनों पास के ही नोबल फैमिलीज हैं। माया ने रोते हुए बताया कि कैसे बैंडिट्स ने उनके कैरेज पर हमला किया, उसके गार्ड्स को मार दिया और उसकी मेड को भी नहीं छोड़ा। उनका असली मकसद नोबल बच्चों को किडनैप करना था। लूकस के पास कहने को कुछ नहीं था। बाद में रात को फॉर्डन ने लूकस से पूछा कि वो माया की बातों के बारे में क्या सोचता है। लूकस ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बैंडिट्स बिल्कुल प्रोफेशनल्स थे। फॉर्डन भी अग्री हुआ और कहा कि वो शायद बहुत एक्सपीरियंस थे और काफ़ी टाइम से नोबल घरानों के बेटों और बेटियों को टारगेट कर रहे थे। लूकस बस इसी के बारे में सोचता रहा, वो बैंडिट्स जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे और वो बिजार पावर जो मरे हुए लोगों को कंट्रोल कर सकती थी। तभी फॉर्डन को अचानक कुछ रियलाइजेशन हुआ। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई डीमन पीछे से डोर हिला रहा है। उसने लूकस से प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ तुरंत मास्टर को रिपोर्ट करेगा, इसलिए लूकस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो माया की किडनैपिंग की खबर रास्ता फैमिली को देते हैं तो वो उनका कोऑपरेशन भी ले सकते हैं। लूकस को यह प्लान सही लगा। फिर उसने फॉर्डन को एक सजेशन दिया ताकि वो और ज़्यादा मुसीबत से बच सकें। अगले दिन कार्मिना एम्पायर के बॉर्डर रीजन के पास वो डाकू टाउन पहुंच गए। कैरेज के अंदर किसी ने अनाउंस किया कि वो रुकने और साइट सीइंग करने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। जूलिया तुरंत उदास हो गई, लेकिन लूकस ने उसे रीजन समझाया। कल वाले कुछ बैंडिट्स अभी भी शहर में हो सकते हैं। सेफ्टी के लिए बेस्ट यही था कि वो सीधे मैजिक एकेडमी की ओर बढ़ें। लूकस ने उसे समझने को कहा कि ये सब उनकी सेफ्टी के लिए ही है। माया भी मान गई, लेकिन जूलिया ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी रो देगी। इसलिए लूकस ने तुरंत एक कॉम्प्रोमाइज़ निकाला। उसे पता था कि वो गुरमे स्ट्रीट जाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रॉमिस किया कि जब वो वहां से गुजरेंगे तो वो उसे जो चाहिए वो खरीद कर देगा। जूलिया तुरंत खुश हो गई। माया ने भी ये नोटिस किया कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह जेल हो जाते हैं। फिर फॉर्डन ने उन्हें बताया कि वो टाउन में एंटर कर चुके हैं। उसने सजेस्ट किया कि वो खिड़की खोलें और बाहर देखें। उन्होंने ऐसा ही किया और वो दंग रह गए। सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। माया ने कहा कि यह अनबिलीवेबल लेवल पर लाइवली है। अब तक कैपिटल के बाहर उसने जितना भी देखा था, ये सबसे बड़ा शहर था। लूकस भी मुस्कुराया। उसने माना कि ये वाकई इम्प्रेसिव है। यहाँ का वाइब उसे उस शहर की याद दिला रहा था जहाँ वो अपनी पास्ट लाइफ में रहता था। तभी अचानक एक क्लाउन खिड़की के पास आया और उन्हें एक क्रीपी दिखने वाला प्लांट ऑफर किया। इससे दोनों लड़कियां डर गईं। उसके ठीक बाद वो एक पेस्ट्री शॉप के पास से गुजरे और उसे देखते ही जूलिया ने मुंह बना लिया। इसलिए लूकस ने उसके लिए स्नैक्स और छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदे। उसने माया के साथ एक डोनट भी शेयर किया। उसे खुश देखकर लूकस को सच में खुशी हुई। फाइनली कैरेज एक जगह रुक गई। वो बस वहीं तक जा सकती थी। लूकस ने फॉर्डन से कहा कि वो फिक्र न करे, वो जूलिया को प्रोटेक्ट करेगा। जूलिया ने फुल स्वैग में कहा कि इसके बजाय वो अपने बड़े भाई की रक्षा करेगी। लूकस ने भी उसकी बात मान ली और कहा कि वो उस पर यानी अपनी जीनियस मेज पर भरोसा करेगा। जूलिया इस पर खिलखिला उठी। फॉर्डन ने इमोशनल होकर ये सब देखा। माया ने भी ये बातें सुनी और उसे लूकस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बहुत कम लोग अपनी छोटी बहन को इस तरह अपनी रक्षा करने देते हैं। वो अंदर की तरफ बढ़े। माया समझ गई थी कि वो दोनों बहुत काइंड हैं। उसे खुशी थी कि वो उनसे मिली, और जब उसने लूकस की ओर देखा तो उसका दिल धीरे से धड़क उठा। साथ ही कल रात जंगल में फॉर्डन को आखिर कुछ ज़रूरी बात याद आई थी। उसने लूकस को बताया कि माया कभी उसकी फियांस थी। जब वो बच्चे थे तो वो दोनों बहुत क्लोज थे और सच में खुश थे। लेकिन प्रीस्ट के जजमेंट डीमन परफॉर्म करने के बाद सब कुछ बदल गया। लूकस को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। प्रीस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि लूकस के पास मैजिक के लिए कोई गिफ्ट नहीं है और सगाई तोड़ दी गई।
एलन मैजिक एकेडमी, जो डाकू टाउन के साउथ में थी, कार्मिना एम्पायर के 3 सबसे फेमस स्कूलों में से एक थी। हर फ्रेशमैन को एनरोल होने के 1 साल बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता था। रिजल्ट्स के बेसिस पर उन्हें उनकी एप्टीट्यूड के हिसाब से अलग अलग स्पेशल डिपार्टमेंट्स में सॉर्ट किया जाता था, जैसे अर्थ, फायर, विंड और वाटर। अगर कोई स्टूडेंट पूरे 6 साल तक टिका रहता और ग्रेजुएट होता तो उसे एक ऑफिशियल मेज की क्वालिफिकेशन मिलती। बेशक जीनियस बच्चों के लिए एक्सेप्शंस भी थे। कोई भी स्टूडेंट जो वहां पढ़ते समय मेज सर्टिफिकेशन एग्जाम पास कर लेता, वो पूरे 6 साल पूरे किए बिना ही जल्दी ग्रेजुएट हो सकता था। जब वो प्लाजा से जा रहे थे, लूकस ने जूलिया को ये सब समझाया और उसने तुरंत उसका चेहरा नोटिस किया। वो इसलिए मुंह फुलाए हुए थी क्योंकि वो माया के साथ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती थी। लेकिन माया ने सुबह ही अपनी फैमिली के साथ अपना एग्जाम दे दिया था। अब जबकि वो उनके साथ वापस आ गई थी, तो उसे अब और खतरा नहीं होना चाहिए था। लूकस ने जूलिया को चेयर अप किया। उसने उसे बताया कि अगर वो दोनों पास हो गए तो वो क्लासमेट्स होंगे और वो माया को हर दिन देख पाएंगे। इसलिए उसने उसे पहले अपने एंट्रांस एग्जाम पर फोकस करने के लिए कहा। जूलिया आखिरकार शांत हो गई और लूकस ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन एरिया कहाँ है। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जूलिया हर जगह सबका ध्यान खींच रही थी। लोग विस्पर कर रहे थे क्योंकि वो बहुत क्यूट थी और उन्होंने गेस किया कि वो करीब 12 साल की होगी। उनमें से कुछ ने लूकस को भी देखा और काफी देर तक उसे घूरते रहे। तभी अचानक किसी ने जूलिया को आवाज दी। वो मीना थी, एलन मैजिक एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। मीना ने स्मर्क करते हुए पूछा कि क्या जूलिया बस अपने बड़े भाई के पीछे पीछे यहाँ छिपकर आ गई है। जूलिया ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वो यहाँ अपने भाई के साथ एंट्रेंस एग्जाम देने आई है। मीना एकदम से फ्रीज हो गई। फिर उसे कुछ याद आया। एक ऐसी लड़की थी जिसे एक इलीट क्लास ने खुद ऑफर भेजा था। उस याद ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने पूछा, क्या तुम रायन फैमिली से जूलिया रायन हो? जूलिया कंफ्यूज्ड थी। उसने पूछा कि मीना को उसका नाम कैसे पता। मीना ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो बाद में बताएगी। फिर वो उसे तुरंत रजिस्ट्रेशन एरिया की ओर ले गई। लूकस उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे वो इनविजिबल है। जूलिया ने मीना से रुकने को कहा क्योंकि उसके भाई को भी रजिस्टर करना था। मीना ऐसे चौंकी जैसे वो लूकस के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह भूल गई हो। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और कहा कि उसे पहले से पता है। लूकस मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहा था। जैसे ही लोगों ने ये सुना, वहाँ हंगामा मच गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अभी भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है, और वो भी एलन मैजिक एकेडमी में इसके लिए आया है। उनके लिए ये एक मजाक की तरह था। वो हंसे और उसे नीची नज़रों से देखने लगे। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक मार्शल आर्टिस्ट किसी मैजिक बीस्ट से बस थोड़ा सा ज्यादा काम का होता है। ये सुनकर जूलिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन लूकस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए वो स्लम के उन कचरा उठाने वालों की तरह लग रहे थे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसे पता था कि केवल जेरेमी जैसे लूजर्स या वो मॉन्स्टर्स जो सोचते हैं कि बुली करना उन्हें पावरफुल बनाता है, वही ऐसा बिहेव करते हैं। लूकस की नज़रों में वो कीड़े मकोड़े थे। अगर उसके पेरेंट्स की गुड इंटेंशंस ना होती तो वो इस तरह के डंप में कदम रखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मीना उसके एक्सप्रेशन को क्लोजली देख रही थी। वो थोड़ी गिल्टी लग रही थी, जैसे उसे खुद को दोष दे रही हो कि उसने मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की बात इतनी लाउडली क्यों कही। इसलिए उसने जल्दी से लूकस से कहा कि एक बार रजिस्टर करने के बाद वो उनके साथ आए। वो खुद उसे एग्जाम हॉल तक गाइड करेगी। लूकस सरप्राइज्ड था। वो उन चुनिंदा लोगों में से एक थी जिसने उसे बिना किसी प्रेजुडिस के देखा। उसने उसे थैंक्स कहा। एंट्रेंस पर स्टूडेंट्स एक लंबी लाइन में लगे थे। मीना ने उनसे कहा कि दरवाजे पर मौजूद स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के साथ चेक इन करें। उसके बाद हर एग्जामिनर को एक एम्बलम मिला। उनका एग्जाम नंबर उसी के अंदर स्टोर था, इसलिए हॉल में एंटर करते समय उन्हें उसे पहनना था। एंट्रेंस एग्जाम के 3 पार्ट्स थे। पहला, मैजिक लाइट का इस्तेमाल करके मैजिक पोटेंशियल नापना। दूसरा, एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट जहां वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के स्पिरिट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और तीसरा, एक डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट जहां वो एक डमी पर अटैक करेंगे और उन्हें स्कोर दिया जाएगा। लूकस ने पूछा कि क्या मार्शल आर्ट्स एप्लीकेंट्स के लिए भी यही प्रोसेस है। मीना ने हाँ में सिर हिलाया। हर डिपार्टमेंट को बिल्कुल सेम टेस्ट देना था। लूकस को ये नहीं लगा कि एकेडमी फेयरनेस की परवाह करती है, बल्कि उसे लगा कि वो मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए असल टेस्ट डिज़ाइन करने में बहुत आलसी थे। इससे उसका हौसला और बढ़ गया। उसने कसम खाई कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर प्रूव करेगा और सबके सामने उनके प्रेजुडिस को क्रश कर देगा। पोटेंशियल मेजरमेंट स्टेशन पर मैजिक लाइट के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसने पहले टेस्ट का अनाउंसमेंट किया। उसने उनसे कहा कि एक एक करके मैजिक लाइट पर अपना हाथ रखें। तभी उस बूढ़े आदमी ने लूकस को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसने क्लेम किया कि अपनी पूरी लाइफ में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। उसने इसे 1 in 1,000 ईयर फिनोमिनन तक कह दिया। फिर स्कोर सामने आया 0। बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसे स्कोर के साथ लूकस कहीं नहीं पहुंच पाएगा, यहां तक कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी नहीं। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। स्टूडेंट्स खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगे, यहां तक कि उससे पहले वाले मार्शल आर्ट्स वाले बच्चे ने भी 1 स्कोर किया था। लूकस बस एक ठंडी आ भर सका। तभी पूरी भीड़ अचानक साइलेंट हो गई जब मैजिक लाइट से एक गहरा पर्पल ग्लो निकला। वो जूलिया थी। पर्पल का मतलब था कि उसका पोटेंशियल 10 में से 7 था, जो इस साल के एग्जामिनीज में उसे एक टॉप क्लास स्टूडेंट बनाने के लिए काफ़ी था। भीड़ पागलों की तरह बस करने लगी। लूकस बस घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हर कोई ऐसी चीज़ पर इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है। लूकस के लिए ये क्लियर था, इन लोगों को असली पावर के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने जूलिया पर चिल्लाया कि वो खुद को होल्ड बैक ना करे और उसके लिए ज़ोर ज़ोर से चीयर किया। इंस्ट्रक्टर भी तब टेंस हो गया जब उसे एहसास हुआ कि जूलिया शायद अभी भी अपनी पावर को सप्रेस कर रही है। इसलिए जूलिया ने और ज़्यादा पावर रिलीज की। ऑर्ब की रोशनी बदली और एक ब्राइट गोल्डन येलो लाइट में बदल गई। वो एक छोटे सूरज की तरह चमक रही थी। इंस्ट्रक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। गोल्डन लाइट का मतलब था कि वो 10 के मैक्सिमम स्कोर से बस एक बाल बराबर दूर थी। उसने ये लेवल पहले सिर्फ एक बार देखा था, 2 साल पहले, एक ऐसे स्टूडेंट से जो कैंपस पर एक लेजेंड बन गया था। लेकिन जूलिया उस स्टूडेंट की तुलना में बहुत छोटी थी। इंस्ट्रक्टर स्टन्ड था और सच में बहुत इम्प्रेस्ड भी। फिर जूलिया ने टेस्ट खत्म किया। वो मुस्कुराते हुए सीधे अपने बड़े भाई के पास दौड़ी, जैसे उसने कोई प्राइज जीता हो। भीड़ का ध्यान तुरंत लूकस की ओर गया। जूलिया ने उसे कसकर हग किया और पूछा कि क्या उसने ग्रेट किया। लूकस ने धीरे से उसका सिर थपथपाया और उससे कहा कि वो एक दिन आर्किमिज बनेगी। उनके पीछे एक स्टूडेंट ने फुसफुसाया कि जूलिया एक जीनियस है और लूकस कचरे का एक बेकार टुकड़ा। उसके बगल वाले लड़के ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। उसके माइंड में किसी लूजर को हंसने के लिए एक जीनियस से दुश्मनी मोल लेना वर्थ इट नहीं था। लूकस ने ये सब सुना और वो शांत रहा, क्योंकि वो यही चाहता था। जब तक जूलिया अपना टैलेंट दिखाती रहेगी, तब तक कोई भी उसे ज़्यादा परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब था कि वो आखिरकार एक पीसफुल स्कूल लाइफ जी सकेगा। पिछले 3 सालों में उसने जितनी भी मेहनत की थी, जूलिया के टैलेंट को स्ट्रेंथन करने में जो भी एफर्ट्स लगाए थे, वो आखिरकार रंग ला रहे थे। जल्द ही वो दूसरे टेस्ट स्पिरिट हट की ओर बढ़े। लूकस काफ़ी टाइम से इस पार्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उसकी सारी तैयारी सच में मैटर करने वाली थी। वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट साइट पर अगले एग्जाम वेन्यू में दाखिल हुए। अलग अलग एलिमेंट्स के स्पिरिट्स हवा में तैर रहे थे। उन्होंने तुरंत स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया जब उन्होंने जूलिया के चक्कर लगाने शुरू किए। वो उनके साथ कैजुअली खेल रही थी। हर कोई शॉक्ड था। एक स्टूडेंट को तो विंड गॉड से लेवल 6 की ब्लेसिंग भी मिली थी, फिर भी एक भी विंड स्पिरिट उसके पास नहीं आया। वो विस्पर करने लगे कि लड़की का टैलेंट डरावना है। लूकस को राहत मिली। उसका कस्टम स्किल, मेज की आर्ट, चुपचाप जूलिया के पोटेंशियल को बूस्ट कर रहा था। भले ही वो केवल लेवल 2 पर थी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए ये काफ़ी से भी ज़्यादा था। इंस्ट्रक्टर ने उसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया, 9.6 कंपैटिबिलिटी, जो सभी एग्जामिनीज में हाईएस्ट थी। उसने उसे बधाई दी और जूलिया ने पोलाइटली उसे थैंक्स कहा। तभी उसने अचानक अपना सिर घुमाया और गुस्से से देखा। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से उनके इंटेंशन साफ झलक रहे थे। उसने जल्दी से अपने भाई को हग किया और अपना चेहरा उसके चेस्ट में छिपा लिया। जब उसने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने फुसफुसाते हुए पूछा कि वो लोग उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। वो डरी हुई थी। उसने उसे बताया कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वो एक जीनियस है और अब से लोग उसे और भी ज़्यादा घूरेंगे। उसने उससे कहा कि वो दूसरों की परवाह न करे और धीरे धीरे इसकी आदत डाल ले। उसे एहसास हुआ कि वो सही कह रहा है और उसने खुद को स्ट्रांग बनाने का मन बना लिया ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। उसने उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। हालांकि अंदर ही अंदर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अटेंशन से इस तरह अफेक्ट होगी। उसे समझ आया कि उसे उसकी मेंटल टफनेस बनाने में भी मदद करनी होगी। पास ही 2 आदमी एक दूसरे से विस्पर कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि जूलिया को रॉयल्टी क्लास में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसका भाई यूजलेस है, इसलिए ये बात समझ आती है। दूसरे ने पूछा कि भाई का कंपैटिबिलिटी स्कोर क्या था। उन्होंने मान लिया कि वो पहले की तरह 0 ही होगा। लेकिन जब लूकस हॉल में दाखिल हुआ तो सारे स्पिरिट्स डिस्गस्ट से भरकर उससे दूर भाग गए। फिर पहले टेस्ट के बाद कुछ अजीब हुआ। जैसे ही लूकस बाहर निकला, एक फायर स्पिरिट का अचानक एक हाथ टूट गया। जिस आदमी ने ये देखा, उसकी पैंट गीली होने वाली थी। उसके दोस्त को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा कि ये ज़रूर कोई मिस्टेक होगी
आखिर स्पिरिट्स टाइनी होते हैं। लूकस ने सब कुछ सुन लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसका गवाह बनेगा। ये सब दूसरे टेस्ट के दौरान हुआ था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे फायर गॉड ने त्याग दिया था। फिर भी उस फायर स्पिरिट का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल था। जब टेस्ट खत्म हुआ और लूकस जाने वाला था तो उस स्पिरिट ने सीधे उस पर फ्लेम्स फेंकी। पहले लगभग मारे जाने के बाद वो साफ तौर पर ग्रज पाले हुए था। लूकस को भी वैसा ही फील हुआ। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और चुपचाप उसे फ्लिक किया, जिससे उस स्पिरिट का हाथ स्मैश हो गया। उसे फायर गॉड का एक मामूली सर्वेंट अपने आसपास इतना एरोगेंट बिहेव करता हुआ पसंद नहीं आया। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हुए उसने जूलिया का हाथ पकड़ा और उसे फाइनल टेस्ट की ओर ले गया। उसने पूछा कि क्या उसे कॉन्फिडेंस है कि वो फिर से फर्स्ट प्लेस ला सकती है। मैजिक डिस्ट्रक्शन पावर टेस्ट साइट पर मेटल डमीज हर जगह रखी हुई थीं। जैसे ही वो एंटर हुए उन्होंने एक स्टूडेंट को कंप्लेन करते सुना कि उस जीनियस लड़की ने फर्स्ट प्लेस ले लिया है। उसने कहा कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन डमी पर निकालेगा। दूसरे वंडर कर रहे थे कि क्या जीनियस लड़की सच में इनमें से एक को ब्रेक कर पाएगी। किसी ने आर्ग्यू किया कि ये इम्पॉसिबल है। वो डमीज एक स्पेशल मेटल से बने थे जिसे डिफेंसिव मैजिक से रीइंफोर्स किया गया था। वो कर्स रैंक से नीचे के किसी भी अटैक को आराम से झेल सकते थे। किसी को यकीन ही नहीं था कि उसकी उम्र की कोई लड़की कर्स रैंक अटैक कर भी सकती है। लूकस ने डमी को अच्छे से स्टडी किया और नोटिस किया कि वो कितना सॉलिड दिख रहा था। उसने सोचा कि ये उसके लेवल 6 स्किल्स को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। ऊपर से इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करने को मिल रहे थे तो उसे लगा कि स्कूल आना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था। अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई जो लोगों को शव करने से मना कर रही थी। एक औरत चिल्ला रही थी कि सब लाइन में लग जाएं। वो लंबी काली आंखों वाली एक औरत पर भड़क रही थी। उसने कहा कि जिनके पास टैलेंट नहीं है वो पीछे चले जाएं। उसने उसे यूजलेस बोला और वहां से गेट लॉस्ट होने का ऑर्डर दिया। उस लंबी काली बालों वाली औरत ने धीरे से मुड़कर उसे देखा और अपनी आंखों से एक टेक्निक एक्टिवेट की। चिल्लाने वाली औरत को अपने सीने में अचानक भारीपन महसूस हुआ, जैसे उसका दिल कोई बुरी तरह निचोड़ रहा हो। फिर वो काली बालों वाली औरत बड़े कामली उसके पास से गुजरी, उसे एक कोल्ड स्टेयर दिया और स्कॉफ किया। वो सीधे जूलिया की तरफ बढ़ी। उसने नीचे देखा और पूछा कि क्या वही है जिसने कंपैटिबिलिटी में 9.6 स्कोर किया है। उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी। जूलिया बेचारी डर गई और अपने भाई के पीछे छिप गई। उसने उसकी स्लीव खींची और धीरे से फुसफुसाया कि वो औरत बहुत स्कैरी है। लूकस ने पूछा कि वो आखिर है कौन। उसने खुद को आयोवा मिरांडा बताया, ड्यूक मिरांडा की पोती। मिरांडा फैमिली नॉर्दर्न एम्पायर की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक थी, एक ऐसा क्लैन जिसने कभी एक लेजेंडरी मेज पैदा किया था। लूकस की माँ कैथरीन भी मिरांडा फैमिली से ही थीं। इसका मतलब साफ था कि वो लड़की उसके मामा सायन मिरांडा की बेटी थी। लूकस ने पूछा कि अब उसकी उम्र क्या है। उसने कहा कि वो 15 साल की है और उसे घूरने लगी। उसने बड़े चिल होकर कहा कि उसे घूरना बंद करो क्योंकि वो कजिन्स हैं। इससे वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने कभी अपने ऐसे किसी कजिन के बारे में सुना भी नहीं था और उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए उसने सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करने का फैसला कर लिया। उसकी आंखों में एक स्टार शेप्ड लाइट आई और उसने उन दोनों को टारगेट किया, एक टेलीपैथिक कमांड भेजते हुए कि वो अपने कपड़े उतारें और खुद का तमाशा बनाएं। लूकस तो बस मुस्कुरा दिया। जूलिया ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। उनके लिए वो बस एक गुस्सैल काली बिल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। लूकस हंसा और उसे डांटा कि वो एक ऐसे रिलेटिव पर मेंटल मैजिक इस्तेमाल कर रही है जिससे वो अभी अभी मिली है। उसे हैरानी हुई कि मिरांडा फैमिली आखिर अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रही है। वो लड़की एकदम सन्न रह गई। उसका स्पेल बिल्कुल भी काम नहीं किया था, जबकि वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक था। लूकस के दिमाग में तो ये बात एक मजाक जैसी थी कि उसने सोचा कि इतनी फ्लिम्जी मेंटल मैजिक एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल कर लेगी जिसकी विल एकदम अनशेकेबल हो। तभी इंस्ट्रक्टर ने लूकस को आवाज़ दी कि वो रेडी हो जाए। अब उसकी बारी थी। जाने से पहले ईवा जूलिया पर चिल्लाई। उसने उसे वार्न किया कि वो ज़्यादा हवा में न उड़े, क्योंकि इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस तो वही लाएगी। लूकस ने स्कोरबोर्ड चेक किया। ईवा सेकंड रैंक पर थी, जबकि जूलिया फर्स्ट प्लेस पर। वो साफ तौर पर वॉर डिक्लेयर कर रही थी। अपनी पीसफुल लाइफ की खातिर वो किसी को भी जूलिया की जगह नहीं छीनने देने वाला था। उसने बड़े आराम से जूलिया को एक कैंडी दी। उसने बिना कुछ पूछे ही उसे खुशी खुशी खा लिया। पर जैसे ही उसने उसे टेस्ट किया, उसकी जान ही निकल गई। उसे एहसास हुआ कि वो कैंडी नहीं बल्कि एक बहुत ही कड़वी मेडिसिन है और उसने उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। उसने माफ़ी मांगी और समझाया कि ये रेयर इंग्रेडिएंट्स से बनी एक स्पेशल मैजिक पोशन है। उसे इसका असर जल्दी ही फील होगा। फिर लूकस को अंदर बुलाया गया। उसने वादा किया
कि अगली बार वो टेस्ट थोड़ा इम्प्रूव कर देगा और फिर वहाँ से चला गया। जूलिया पीछे से रोते हुए चिल्लाई कि उसने पहले भी ऐसा कहा था और अब वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। लूकस अरीना में पहुंचा और इंस्ट्रक्टर और उस मेटल डमी की तरफ बढ़ा। उसे डमी पर अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करने को कहा गया ताकि उसकी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी को इवैल्यूएट करके फाइनल ग्रेड दिया जा सके। जब उसे बिगिन करने को कहा गया तो उसने बड़े कामली कहा कि भाई मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्टर थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखा। लूकस मुस्कुराया और पूछा कि क्या वो सिर्फ उसे पंच कर सकता है। बाकी स्टूडेंट्स लूकस पर हंसने लगे कि ये बंदा डिस्ट्रक्शन टेस्ट सिर्फ एक पंच मारकर दे रहा है। उन्हें ये बहुत बारबैरिक लगा, पर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि सारे मार्शल आर्टिस्ट्स बस बिना दिमाग के ब्रूट्स होते हैं। उन्हें लगा कि इसका हाथ पक्का टूटने वाला है। तभी जूलिया ने उन्हें एक शार्प ग्लेयर दिया। उनकी आवाज़ें तुरंत बंद हो गईं। वो भूल गए थे कि वो जीनियस बहन वहीं खड़ी है। उसने मुंह बना लिया। अगर उसके भाई ने उसे स्कूल में तमीज़ से रहने को नहीं कहा होता तो वो खुद उनकी क्लास लगा देती। ईवा ने पूछा कि क्या जूलिया का भाई सच में मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका मेंटल मैजिक उस पर ज़रा भी काम नहीं किया था, इसलिए उसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि वो पूरी तरह मैजिकलेस है। जूलिया ने जवाब दिया कि उसका भाई पक्का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो एक अमेजिंग इंसान है। दुनिया में किसी को भी उसका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। ईवा को लगा कि एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत की भी कोई लिमिट होती होगी। उसे शक हुआ कि जूलिया को उसका भाई बस बेवकूफ़ बना रहा है। अचानक अरीना में एक जोरदार धमाका हुआ। वो एकदम चौंक गई। सब लोग जम गए, ये सोचकर कि आखिर अभी हुआ क्या। दरअसल 2 मिनट पहले लूकस ने पूछा था कि क्या एक सिंगल हिट काफ़ी रहेगा। इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे अटैक करता है। लूकस ने नॉड किया और खुद को प्रिपेयर किया। मार्शल आर्ट स्किल्स हर 3 लेवल्स पर एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल फ्लैश को लेवल 3 पर एक बहुत बड़ा स्पीड बूस्ट मिला था। अब जब ये लेवल 6 पर थी तो उसे उम्मीद थी कि इसकी पावर बिल्कुल अलग ही लेवल पर होगी। उसने अपना पैर जमाया और आगे की ओर चार्ज किया। उसके मुक्के के चारों ओर पावर सर्ज होने लगी। उसने सीधे मेटल डमी के सिर को एम किया। इम्पैक्ट होते ही डमी हवा में उड़ गया। वो ज़मीन पर घिसटते हुए बहुत दूर जाकर रुका। उसने सच में एक इनक्रेडिबल डिस्टेंस तय की थी। जब धूल कम हुई तो देखा गया कि उसके सीने के आर पार एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, और ये सब सिर्फ एक सिंगल पंच का कमाल था। ईवा को अपने सीने में एक जकड़न महसूस हुई। वो बुदबुदाई कि इसकी स्पीड हाई लेवल विंड मैजिक को टक्कर दे रही है। तभी डमी गोल्ड चमकने लगा, जिसका मतलब था कि अटैक कर्स रैंक पावर तक पहुंच गया था। जो स्टूडेंट्स पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे वो बिल्कुल स्टन्ड रह गए। उन्होंने मान लिया था कि वो बस एक और यूजलेस मार्शल आर्टिस्ट है। ईवा को एहसास हुआ कि शायद वो अकेली है जिसने लूकस की असली स्ट्रेंथ को नोटिस किया है। उसकी हरकतों से वो बता सकती थी कि वो जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा था। इस बात ने उसे थोड़ा अनईजी कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने लूकस से कहा कि भाई तू तो बहुत लकी है। 10 साल से भी ज़्यादा समय में यह पहली बार था जब कोई डमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुआ था। उसने उसे परफेक्ट स्कोर दिया। लूकस ने उन्हें थैंक यू कहा और पूछा कि क्या उसे गिरे हुए डमी को साफ करने में मदद करनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर ने मना कर दिया और कहा कि वो बहुत भारी है और वो उसे मैजिक से हटा देगा। लूकस ने कैमरा की तरफ पीस साइन दिया। उसने 0 स्कोर से खुद को बचा लिया था और अपनी असली ताकत भी सक्सेसफुली छिपा ली थी। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सब उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जैसे जैसे एग्जाम्स कंटिन्यू हुए, कम ही स्टूडेंट्स ने लूकस की डिस्ट्रक्टिव पावर पर ध्यान दिया, लेकिन हर कोई जूलिया के असली टैलेंट का दीवाना हो गया। उसने दूसरे स्टूडेंट के बगल में अपना स्पेल कास्ट किया, जिससे वो बेचारा डर गया। उसकी स्टाफ के चारों ओर बिजली कड़कने लगी। जमीन पर एक विशाल मैजिक सर्कल फैल गया और उसने बिजली को नीचे गिरने का कमांड दिया। एक जोरदार बिजली का झटका लगा। उन्होंने तुरंत उस रेड लाइटनिंग को पहचान लिया। ताकत के मामले में ये सिर्फ गोल्डन लाइटनिंग से पीछे थी। अब वो समझ गए कि आखिर लाइटनिंग मैजिक को सबसे स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव एलिमेंट क्यों माना जाता है। ऑनर स्टूडेंट की ये पावर देखकर स्टूडेंट्स एकदम दंग रह गए। कई लोगों ने मन ही मन कसम खाई कि ग्रेजुएशन तक वो भी उसके लेवल तक पहुंचेंगे। पर उन्होंने नोटिस किया कि जूलिया बस वहीं बैठी रह गई थी। उन्हें लगा कि शायद उसकी खुद की बिजली ने उसे इतना जोरदार झटका दिया है कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। खुद जूलिया भी हैरान थी। इंस्ट्रक्टर ने उसका स्कोर 9.5 पॉइंट्स अनाउंस किया और अगले स्टूडेंट को बुलाया। फिर एग्जाम के बाद जूलिया ने अपने भाई को बताया कि उसने लाइटनिंग डिसेंस इस्तेमाल किया था और अचानक कहीं से एक रेड लाइटनिंग बोल्ट आ गिरा। इससे वह बुरी तरह डर गई थी। इससे पहले अपनी फुल पावर पर भी वो सिर्फ पर्पल लाइटनिंग ही निकाल पाती थी। इस बार बिजली बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही थी, जैसे कि उसमें जान हो। उसे ये सब बहुत अजीब लगा।
लूकस को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि ये सब उस पोशन की वजह से था जो उसने उसे दिया था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उनकी दुनिया में मेजेस और मार्शल आर्टिस्ट्स के अपने अलग पोशन मेकिंग पाथ्स थे। मेजेस मैजिक पोशंस बनाते थे, जबकि मार्शल आर्टिस्ट्स एलिक्सर्स को रिफाइन करते थे। मैजिक पोशंस के लिए एक मीडियम चाहिए होता था, जबकि रिफाइंड एलिक्सर्स को शरीर सीधे एब्जॉर्ब कर सकता था। पुराने ज़माने में बहुत तरह के एलिक्सर्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स डिक्लाइन हुआ, एलिक्सर रिफाइनिंग बहुत मुश्किल काम बन गया। आज के ज़माने में बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट्स मेज एसेंस एलिक्सर बना सकते थे जिसने जूलिया की पावर को बूस्ट किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एलिक्सर रिफाइनिंग के लिए लेवल 6 तक पहुंचना ज़रूरी था। फिलहाल लूकस के अलावा दुनिया में सिर्फ एक और इंसान था जो इसे बना सकता था। वो था इकलौता लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट ड्यूक रेत्सुजान, जो इंपीरियल मिनिस्ट्री ऑफ मार्शल आर्ट्स का मिनिस्टर था। अफवाहें थीं कि बड़े बड़े मेजेस भी उसके सामने झुकते थे, सिर्फ उसके एलिक्सर्स के लिए। अगर किसी को पता चल गया कि लूकस इतनी कीमती चीज़ बना सकता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसे इसे एक एब्सोल्यूट सीक्रेट रखना था। आखिरकार उसकी एलिक्सर रिफाइनिंग पहले से ही लेवल 6 पर थी। उसी दिन बाद में वो एक बेंच पर साथ बैठे थे। जूलिया ने पूछा कि क्या ये सब आखिरकार ख़त्म हो गया है। लूकस ने कहा कि बस थोड़ी देर और, एक बार क्लास असाइनमेंट्स पोस्ट हो जाएं, फिर वो डॉर्म्स जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तभी मीना ने उन्हें आवाज़ दी। लूकस ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने बताया कि वो क्लास असाइनमेंट्स पोस्ट करने की इंचार्ज है। उसने उन्हें बताया कि जूलिया एलीट क्लास में फर्स्ट प्लेस पर आई है, जबकि लूकस मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में फर्स्ट आया है। उसने दोनों को कंग्रेचुलेट किया। जूलिया ये सुनकर बहुत खुश हुई कि वो एलीट क्लास में फर्स्ट आई है। वो बहुत थ्रिल्ड थी कि उसने ये कर दिखाया। लूकस ने उसकी तारीफ की और कहा कि वो सच में अमेजिंग है और अब से वो उसी के भरोसे रहेगा। मीना ने पूछा कि जूलिया अगले साल कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती है। वहाँ 5 स्पेशल डिपार्टमेंट्स थे: अर्थ, फायर, विंड, वाटर और स्पेशल डिपार्टमेंट। एनरोलमेंट के 1 साल बाद सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा और उन्हें ऑफिशियली असाइन किया जाएगा। जूलिया ने एक पल के लिए सोचा। अपनी एट्रीब्यूट्स और विंड गॉड के ब्लेसिंग के हिसाब से उसने विंड डिपार्टमेंट चुना। मीना की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी जूलिया से कहा कि वो वहाँ उसका इंतज़ार करेगी। लूकस ने नोटिस किया कि मीना अभी से कितनी एक्टिवली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्काउट कर रही है। फिर मीना ने जूलिया को गर्ल्स डॉर्मेट्री तक छोड़ने का ऑफर दिया। जूलिया ने अपने भाई को बाय कहा। लूकस ने मीना से अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा। उसके बाद वो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। रिजल्ट्स बोर्ड के पास स्टूडेंट्स की भारी भीड़ थी। जैसा कि उम्मीद थी, जूलिया का नाम सबसे ऊपर था। किसी ने बुदबुदाते हुए कहा कि इस साल के बाकी सारे फ्रेशमैन तो बस प्रॉप्स की तरह थे, जिनका काम उस जीनियस को और भी बेहतर दिखाना था। क्योंकि जूलिया फर्स्ट आई थी, इसलिए आयोवा हार गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद से प्रॉमिस किया कि एक दिन वो खुद फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी। वो लूकस और जूलिया को ये सब साबित करना चाहती थी। अब वापस हमारे एमसी पर आते हैं। लूकस थोड़ा उदास लग रहा था। उसे पता था कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन डॉम इतना टूटा फूटा था कि उसे शक हुआ कि क्या वाकई वहाँ कोई रहता भी है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर सकता है, पर इसका एक पॉजिटिव साइड भी था। ऐसी जगह काफ़ी शांत होगी। ये उस पीसफुल स्कूल लाइफ के लिए परफेक्ट थी जो वो चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक सुपर एनर्जेटिक सिल्वर हेड लड़के ने उसका बड़े ही जोश के साथ स्वागत किया। वो पहले से ही लूकस को जानता था, वही लड़का जिसने मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन काई टैरॉय के नाम से दिया, जो उसी डिपार्टमेंट का एक फेलो स्टूडेंट था। उसने एक चमकती हुई कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा कि उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लूकस ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और बस उसके पास से निकल गया। वो सीधा रजिस्ट्रेशन टेबल की तरफ बढ़ा। कई उसके पीछे पीछे आ गया और बड़े एक्साइटेड होकर बताने लगा कि डमी को पंच मारकर हवा में उड़ा देना वाकई अमेजिंग था। लूकस ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि उसकी बस किस्मत अच्छी थी। इंस्ट्रक्टर ने लूकस को बताया कि उसका रूम 2nd फ्लोर पर है और उसे रूम 205 की की थमा दी। कई ने उस चाबी पर नज़र डाली और फौरन बोला कि वो दोनों रूममेट्स हैं। जब लूकस ने हॉलवे देखा तो उसके मुंह से आह निकल गई। वो बहुत ही पुराना और गंदा था। कई उसे रूम 205 तक ले गया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। कई तो हैरानी में जैसे जम ही गया। उन दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ग्रीन हेड वाले का नाम कॉलिंस था और ब्लॉन्ड वाले का नाम शार्प था। अब से वो सभी रूममेट्स होने वाले थे। कई काफ़ी परेशान दिख रहा था। वो रूम सच में बहुत ज़्यादा गंदा था। उसने अपनी नाक ढकी और ज़ोर ज़ोर से शिकायत करने लगा कि ये जगह तो किसी पिक्सटी से भी बदतर है। जैसे ही उसने एक मकड़ी देखी, वो चीख पड़ा और पीछे हट गया।
उसने लूकस से पूछा कि क्या वो सच में ऐसी जगह रहने का प्लान बना रहा है। अपने मन में लूकस ने नोट किया कि कई एक जर्म ऑब्सेस्ड प्रिटी बॉय है। तभी कई ने अचानक एक गोल्ड कॉइन निकाला, जिसने कॉलिंस और शार्प का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने ऑफर दिया कि जो कोई भी कमरे को साफ करेगा वो उसे ये कॉइन दे देगा। वो दोनों उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे। वो एक अकेला कॉइन 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा कीमती था। लूकस को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कई साफ तौर पर इंपीरियल कैपिटल की 3 ग्रेट नोबल फैमिलीज में से एक का वारिस था। कॉलिंस और शार्प तुरंत सफाई के काम में जुट गए। फिर भी लूकस ये सोचे बिना नहीं रह सका कि किसी ने उसे पहले वार्निंग नहीं दी थी कि उसे ऐसे डंप में रहना पड़ेगा। कई ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि चूंकि ये फेमस एलन मैजिक एकेडमी है, इसलिए रहने के हालात वक्त के साथ जरूर सुधरेंगे। लूकस ने बस अपना सिर हिलाया और उस पर भरोसा करने की कोशिश की। कई बड़बड़ाया कि ये जगह उसे किसी जेल सेल जैसी लग रही है। तभी एक और मकड़ी बाहर निकली और कई तुरंत लुकास के पीछे छिप गया। लूकस ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो स्टूडेंट काउंसिल उसे उठाकर ले जा सकती है। आखिरकार सफाई पूरी हो गई। कई ने कॉलिंस और शार्प की मेहनत की बहुत तारीफ की। रूम सिंपल था, लेकिन अब एकदम स्पॉटलेस यानी चकाचक था। कई ने सबको रिवॉर्ड्स बांटे। उसने अनाउंस किया कि अब से रूममेट्स होने के नाते वो उनकी रक्षा करेगा। उन सभी को एक एक गोल्ड कॉइन मिला, यहाँ तक कि लूकस को भी। लूकस हल्का सा मुस्कुराया। कई की थोड़ी एरोगेंट पर्सनालिटी होने के बावजूद वो उसे नापसंद नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी दिलदार था, बिल्कुल आर्कनिस्ट कॉन्टिनेंट के बेन ज़ार्टन जैसा। तभी डॉम सुपरवाइजर आया और उन्हें उनकी यूनिफॉर्म्स दी। मेन हॉल में एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्दी से कपड़े बदलकर वहां पहुंचने के लिए कहा गया। कई जोर से चिल्लाया कि ऐसी यूनिफॉर्म पहनना उसे किसी होमलेस बम जैसा दिखाएगा। पर मन ही मन कॉलिंस और शार्प को लगा कि वो उतनी भी बुरी नहीं थीं। लूकस ने कई को समझाया कि सेरेमनी के दौरान सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसने ये भी सुना था कि एकेडमी एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करती है। अगर स्टूडेंट्स काफ़ी मेरिट हासिल कर लेते हैं तो वो बेहतर ट्रीटमेंट की डिमांड कर सकते हैं, यहाँ तक कि इम्प्रूव्ड यूनिफॉर्म्स की भी। कई को मनाने के लिए ये बात काफ़ी थी। उसने सबको जल्दी हॉल चलने को कहा। लूकस ने मन में सोचा कि ये बंदा कितना भोला यानी गलेबल है। हॉल में वो अपनी वही पुरानी यूनिफॉर्म्स पहनकर दाखिल हुए। लूकस ने पूरे कमरे को स्कैन किया और एक चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। हॉल पहले से ही स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। कॉलिंस ने कमेंट किया कि ये कितना ग्रैंड और सुंदर लग रहा है। कई ने ताना मारा कि ये उसके अपने घर के सामने कुछ भी नहीं है। लूकस ने उसे देख लिया। एलीट क्लास की यूनिफॉर्म्स तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर थीं। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की सीटें बिल्कुल पीछे की तरफ थीं। कई ने सजेस्ट किया कि अगर लुकास अपनी बहन को ही कहना चाहता है तो उसे अभी कर लेना चाहिए। लूकस ने मना कर दिया और कहा कि वो बस अपनी सीट लेना चाहता है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। जूलिया पर वो एलीट यूनिफॉर्म बहुत सूट कर रही थी। उनकी सीटों तक की दूरी बहुत ज़्यादा थी, जिससे कई फिर से बड़बड़ाने लगा कि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जा रहा है। वो अपनी जगह पर बैठ गए। लूकस ने अपने सामने बैठी एक औरत को नोटिस किया। अचानक लैंप की लौ बीच में इकट्ठा हुई और एक फ्लावर बड की शेप ले ली। एक आदमी ने उस आग को खिलते हुए फ्लेम फ्लावर में बदल दिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ये लेवल 6 का फायर मोल्ड था। उस आग की कली में से एक फिगर बाहर निकला। उसने अनाउंस किया कि स्टूडेंट्स को सम्मानित महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज वो खुद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और एक फ्यूचर ग्रेट मेज एकेडमी के पॉइंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन देगा। उसका नाम थियोडोर फोलामेल था। लड़कियां फौरन उसकी फैन गर्लिंग करने लगीं। वो काफ़ी कूल लग रहा था और लड़कियों की एक्साइटमेंट तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि वो एक लेवल 6 मेज है। थियोडोर ने अपनी बात जारी रखी। एलन मैजिक एकेडमी में पॉइंट सिस्टम ही हर चीज़ की बुनियाद थी। मैजिक स्किल्स, रेयर बुक्स, टेम्ड मैजिक बीस्ट्स, रेयर मटेरियल्स, यहाँ तक कि ग्रेट मास्टर्स से गाइडेंस भी, सब कुछ इसी से हासिल किया जा सकता था। पॉइंट्स कमाने के कई तरीके थे, लेकिन मजदूरी यानी लेबर का बहुत कम पैसा मिलता था, सिर्फ 1 से 5 पॉइंट्स। डिपार्टमेंटल इवेंट्स में हिस्सा लेकर पॉइंट्स कमाना कहीं ज़्यादा एफिशिएंट था। करंट स्टूडेंट्स के लिए आज फ्रेशमैन को गाइड करना एक बहुत बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। लूकस को अब समझ आया कि मीना ने जूलिया को गाइड क्यों किया था। थियोडोर ने आगे बताया कि स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने से एक स्टेबल मंथली इनकम मिलती है। प्रेसिडेंट हर महीने 500 पॉइंट्स कमाता है, वाइस प्रेसिडेंट को 200 मिलते हैं और रेगुलर मेंबर्स 100 कमाते हैं। आखिर में उसने एक हाई रिस्क टास्क का जिक्र किया, मॉन्स्टर हंटिंग। अकेडमी के पीछे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज थी जो खतरनाक क्रीचर्स के लिए जानी जाती थी। स्टूडेंट्स वहां शिकार करके मटेरियल्स के बदले पॉइंट्स ले सकते थे।
इस बात ने फौरन लूकस का ध्यान खींचा। उसे लगा जैसे ये ट्रेनिंग ग्राउंड खास तौर पर उसी के लिए बना हो। कुछ घंटों बाद कई बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसके बिस्तर के पास एक इंसेंस शांति से जल रही थी। लूकस दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। उस इंसेंस की वजह से उसके रूममेट्स पूरी तरह सो चुके थे। आखिरकार वो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़ा। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग एकेडमी के सबसे पीछे थी, जिसका मतलब था कि पहाड़ दीवार के बिल्कुल उस पार थे। उसने दीवार फांदी, कई छतों को पार किया और जंगल में काफी अंदर चला गया। तभी पहला मॉन्स्टर उस पर झपटा। वो एक पर्पल मेंढक जैसा था, जिसके सिर पर एक सींग और पीठ पर स्पाइक्स थे। लूकस उसके ऊपर से कूद गया। मॉन्स्टर घबरा गया जब लूकस ने उसका सींग पकड़ लिया और उसे जमीन पर दे मारा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। बस एक पल में वो मॉन्स्टर ढेर हो गया। वो बेचारा जीव वहां दयनीय हालत में पड़ा था। वो एक जायंट ब्लैक हॉर्न फ्रॉग था, जिसका सींग मैजिक पोशंस बनाने के काम आता था। लूकस ने उसे रख लिया क्योंकि इसके अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते थे। उसने सुना था कि एकेडमी के आर्काइव्स में लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स रखे हैं। अगर वो उस स्किल को पाना चाहता था जो मार्शल गॉड ने इस्तेमाल की थी, तो उसे ढेरों पॉइंट्स की ज़रूरत थी। समय कम था, इसलिए उसने अपनी आंखों में एक स्किल एक्टिवेट की और पास के मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगा। उसने एक लेवल 1 शेल माउथ को एक ही हैंड चॉप से बेहोश कर दिया। फिर एक लेवल 2 टू आइड बैट आया और उसके बाद एक लेवल 3 मैजिक क्रेस्टेड पैंथर। पूरे जंगल में जैसे तहलका मच गया था। लूकस अपनी इस कमाई से खुश था। उसने काफ़ी कीमती सामान इकट्ठा कर लिया था। पर तभी उसे कुछ अजीब लगा। जंगल अचानक बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। इसका मतलब साफ था, कोई बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर पास में ही था। उसने अपनी सेंसेस पर फोकस किया। उसे एक गुफा के अंदर से किसी खतरनाक और भूखी चीज़ की मौजूदगी महसूस हुई। लूकस मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसने उसे ढूंढ लिया। वो लगभग 1 किलोमीटर दूर था और उस मॉन्स्टर ने भी लूकस को भांप लिया था। लूकस ने अपना सारा सामान गुफा के बाहर छोड़ा और अंदर कदम रखा। वहां उसका इंतजार कर रहा था एक लेवल 6 आइस फायर वुल्फ। उसे देखते ही लूकस को सब समझ आ गया कि इस इलाके में सन्नाटा क्यों था। डरने के बजाय हमारा हीरो मुस्कुराया और पूरे जोश के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। वो इस मुकाबले के लिए बेताब था। अचानक लूकस ने हमला बोल दिया। वुल्फ ने उसे रोकने के लिए अपनी आइसी ब्रेथ छोड़ी, जिससे लूकस की मुट्ठी पर बर्फ जम गई। वुल्फ को लगा कि वो जीत गया, लेकिन लूकस का पंच फिर भी सीधा उसके मुंह पर लगा। वुल्फ का शरीर गुफा के फर्श पर जा गिरी। लूकस ने मन में सोचा कि अगर उसने थोड़ी और प्रैक्टिस की होती तो वो उसकी टांग ही उड़ा देता। उसने अपनी मुट्ठी से बर्फ झाड़ी और उस बीस्ट को फिर से खड़े होने का इशारा किया। उसे मालूम था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आइस फायर वुल्फ ने खून की उल्टी की। उसके मुंह के अंदर आग जमा होने लगी। फिर उसने एक मैसिव ब्लास्ट छोड़ा। आग पूरी गुफा में फैल गई और सब कुछ फटने लगा। वुल्फ गुस्से में दहाड़ा, पर उसने नोटिस ही नहीं किया कि लूकस चुपके से उसके पीछे पहुंच गया है। और जब उसे एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लूकस ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची, एक डेवस्टेटिंग पंच मारने के लिए तैयार। उसने आइस फायर वुल्फ के सीने पर जोरदार वार किया। इम्पैक्ट इतना तेज था कि उसके मुंह से खून निकल आया और उसका शरीर सीधे गुफा की दीवार से जा टकराया। वो जमीन पर लुढ़कते हुए रुक गया। लूकस ने रियलाइज किया कि ये बीस्ट फायर और आइस, इन दो अपोजिंग एलिमेंट्स को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। वुल्फ अभी भी होश में था, लेकिन उसमें अब खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखों में साफ डर था जब उसने लूकस को अपनी ओर आते देखा। लूकस ने शांति से कहा कि यह एक रेयर मैजिक बीस्ट है। आइस फायर वुल्फ अब और भी ज्यादा डर गया। उसने आइस और फायर का एक मिक्स बाहर छोड़ा। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो लूकस को करीब आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। एलिमेंट्स के टकराने से घना स्टीम बन गया। लूकस ने अपना हाथ घुमाया और सारा स्टीम बिखर गया। आइस फायर वुल्फ ने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया और वहां से भागा, पर लूकस उसे भागने देने वाला नहीं था। उसने उसे पकड़ लिया और उसकी पूंछ पकड़कर सीधे जमीन पर पटक दिया। इस तरह के एक मैसिव मैजिक बीस्ट से लड़ना काफी सही लग रहा था। लूकस को लगा कि ये बहुत सारे पॉइंट्स के बराबर होगा, पर हैरानी की बात यह हुई कि वुल्फ अचानक मुड़ा और उसे दीवार की तरफ फेंक दिया। लूकस सेफली लैंड हुआ। आइस फायर वुल्फ ने आग के एक ब्लास्ट के साथ फॉलो अप किया। हमारा एमसी छलांग लगाकर छत पर जा पहुंचा और बच गया। फायरबॉल्स की एक और लहर उड़ती हुई आई, पर वो लपटों के बीच से निकला और सीधा चार्ज किया। उसके पंच ने आइस फायर वुल्फ को जमीन में धंसा दिया। लूकस ने एक और पंच मारा और इस बार इम्पैक्ट एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में बदल गया। शॉकवेव से गुफा की जमीन फट गई। आइस फायर वुल्फ सोचने लगा कि क्या ये उसका एंड है। हार मानकर उसने अपना लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल किया। उसके लाल पंजे अचानक साइज में बढ़ गए। लूकस मुश्किल से समय रहते दूर कूदा।
फिर उसने 2 ग्लोइंग ऑब्स छोड़े, एक आइस का और एक फायर का, और उन्हें हमारे एमसी की तरफ धकेला। उसे लगा कि शायद ये बीस्ट कोर है। इस दुनिया में कुछ मैजिक बीस्ट्स अपने शरीर के अंदर बीस्ट कोर के साथ पैदा होते हैं। ये एक एक्सट्रीमली रेयर मटेरियल था जिसमें बीस्ट की सारी ताकत होती थी। अगर इंसान के खून की एक बूंद भी कोर को छू ले तो वो मैजिक बीस्ट उस इंसान का टेम्ड बीस्ट बन जाता है। लूकस ने पूछा कि क्या वो उसका टेम्ड बीस्ट बनना चाहता है। आइस फायर वुल्फ ने धीरे से आवाज निकाली। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह सरेंडर दिखा रही थी। हमारा एमसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था, क्योंकि ताकतवर मेजर्स के पास भी मुश्किल से लेवल 6 का टेम्ड बीस्ट होता है। उसने अंदाजा लगाया कि ये वुल्फ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, क्योंकि सच में ताकतवर मैजिक बीस्ट्स बहुत प्राउड होते हैं और इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उसने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद कोर पर गिरने दी। फिर उसने उसे बीस्ट को वापस कर दिया। आइस फायर वुल्फ ने उसे निगल लिया और धीरे से उसे मास्टर बुलाया। हमारा एमसी एकदम शॉक हो गया। वो इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। बीस्ट ने बताया कि वही बोल रहा है। लूकस को यकीन नहीं हुआ कि वो वाकई उसे समझ पा रहा है। उसने आइस फायर वुल्फ का नाम यू रखा। लूकस सोचने लगा कि क्या अब यू की टेरिटरी भी उसकी हो गई है। उसे क्यूरियोसिटी हुई कि यू ने अपने शिकार से क्या क्या लूट जमा किया है। यू समझ गया और उसने लूकस के गाल पर प्यार से बूप किया और उसे गुफा के अंदर ले गया। लूकस को उसका इंटेलिजेंट होना पसंद आया। वो और अंदर गए जहां छत से चमगादड़ उल्टे लटके थे और हवा में एक गंदी स्मेल थी। लूकस ने वहां एक लेवल 6 मैजिक बीस्ट की खाल, आयन आर्म मंकी की हड्डियां और ढेर सारे जेमस्टोन्स देखे। खजाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सब कुछ इंस्पेक्ट करना शुरू किया, पर यू ने बताया कि ये उसका खजाना नहीं है। उसने पास में मांस के एक बड़े टुकड़े की ओर इशारा किया। लूकस ने उस पर मुश्किल से ध्यान दिया। उसकी आंखें तो वहां बिखरे बीस्ट कोर्स पर टिकी थीं। ज्यादातर लेवल 3 या उससे ऊपर के थे और वहां 2 लेवल 6 कोर्स भी थे। यू ने बताया कि वो पहले ही सारे वाटर और फायर एट्रीब्यूट वाले कोर्स खा चुका है। लेवल अप करने के लिए एक मैजिक बीस्ट को अपने लेवल के या उससे ऊपर के कोर्स खाने पड़ते थे। इसका मतलब था कि यू ने अपने जितने ही कम से कम 2 विरोधियों को हराया था। लूकस ने यू को अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया। यू को ये बहुत पसंद आया और सिर्फ खुशबू से ही वो खुश हो गया। उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे। लूकस ने समझाया कि ये एक हीलिंग पोशन है जो मैजिक बीस्ट्स पर भी काम करता है। उसने यू से ठीक होने और खजाने की रखवाली करने को कहा। यू अपना पहला मिशन पाकर बहुत खुश था। उसने गर्व से कहा कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। वो काम हो गया और हमारा एमसी बस मुस्कुराया। अगली सुबह क्लासरूम बिल्डिंग में सब अपनी सीट्स ले रहे थे। पूरी रात जागने के बाद लूकस को अभी भी नींद आ रही थी, पर स्लीपिंग इंसेंस की वजह से उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने जीते हुए खजाने को गिनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यू उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तभी घंटी बजी। कुछ मिनट बीत गए और स्टूडेंट सोचने लगे कि टीचर कहाँ है। कमरा एकदम खाली था। कई बुदबुदाया कि शायद अकेडमी मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को टीचर देना ही भूल गई है। लूकस ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। तभी पैरों की आवाज़ आई और कोई लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसने फर्श पर शराब की खाली बोतल फेंकी और शिकायत की कि उसने बहुत ज़्यादा पी ली है। दरवाज़ा खुला और स्टूडेंट्स सन्न रह गए। एक बेपरवाह और अजीब सा आदमी वहाँ खड़ा था। उसने अपना इंट्रोडक्शन शिगार्ट के रूप में दिया, जो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। उसने अनाउंस किया कि क्लास शुरू होने वाली है। हमारा एमसी ज़रा भी इम्प्रेस नहीं था। शिगार्ट ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा और आलस में किताब पकड़ते हुए उबासी ली। कई पहले ही चिढ़ रहा था। उसने लूकस के कान में फुसफुसाया कि क्या ये आदमी वाकई उनका होमरूम टीचर है। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था। अचानक कई के माथे पर कुछ आकर लगा और वो दर्द से चिल्लाया। शिगार्ट ने ठंडे अंदाज में कहा कि अब से किसी को भी उसकी इजाज़त के बिना बोलने की ज़रूरत नहीं है। लूकस ने अंदाज़ा लगाया कि शिगार्ट कम से कम लेवल 5 या लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट है। शिगार्ट ने अटेंडेंस लेनी शुरू की। उसने पहले तिशी को बुलाया, फिर लुकास को। लूकस को वो लड़की एंट्रेंस सेरेमनी से याद थी, क्योंकि वो पूरे समय चुपचाप बैठी थी। उस शांत फोकस ने उस पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था। थोड़ी देर बाद अटेंडेंस खत्म हुई। शिगार्ट लेसन शुरू करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वो टेक्स्ट बुक्स भूल गया है। उसने टिशी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उसे अपने ऑफिस से किताबें लाने को कहा। टिशी एकदम हैरान रह गई और शर्माते हुए पूछा कि क्या वो वाकई उसे चुन रहे हैं। शिगार्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा। कई ने तुरंत प्रोटेस्ट किया कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव फेयर तरीके से चुना जाना चाहिए। उसने अपनी फैमिली बैकग्राउंड और एबिलिटीज़ की शेखी बघारी, पर उसे एक और मार पड़ी। शिगार्ट ने उसे फिर याद दिलाया कि बिना इजाज़त बोलना मना है। शिगार्ट के हाथ की चौक धूल बन गई। फिर उसने टिशी को कहा कि किताबें बांटने के बाद वो क्लास को सेल्फ स्टडी कराएगी। टिशी बहुत खुश थी।
उसे लगा ये अपनी किस्मत बदलने का मौका है। कई ने अपने माथे की सूजन को सहलाया और शिगार्ड को एक अब्यूसिव बास्टर्ड कहा। लूकस सहमत था कि उनके टीचर में कुछ तो अजीब है। कई ने कहा कि उन्हें शिकायत करके उसे निकलवा देना चाहिए। लूकस ने नोटिस किया कि शिगार्ड अपना वेट कैसे शिफ्ट कर रहा था, जैसे उसे कोई पुरानी गंभीर चोट हो। वो सोच में पड़ गया कि वो आदमी पहले कितना ताकतवर रहा होगा। लूकस ने साफ किया कि उसने शिकायत करने की बात कभी नहीं कही। कई ने उसका मजाक उड़ाया कि वो डरा हुआ है, पर लूकस के लिए ऐसा ताकतवर इंसान काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसे स्कूल अब और भी एंटरटेनिंग लगने लगा था। कुछ घंटों बाद कैफेटेरिया के बाहर कई और लुकास साथ चल रहे थे। कई लगातार रोना रो रहा था कि उस बेकार टीचर की वजह से उन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की। वो शिगार्ड को सबसे घटिया कह रहा था। लूकस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उसने जूलिया को देखा वो सीधे उसकी ओर चला गया। उसने प्यार से उसके सिर को थपथपाया और पूछा कि उसकी पहली क्लास कैसी रही। उसने खुशी खुशी बताया कि उसकी टीचर मिस लिंडा बहुत काइंड हैं और उन्होंने जूलिया को अगले हफ्ते क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए इनकरेज किया है। कई बुदबुदाया कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो स्कूल शुरू होने के एक हफ्ते बाद चुने जाते हैं। जूलिया ने पूछा कि क्या इनके यहाँ पहले ही चुन लिया गया और क्या लूकस बना है। लूकस ने कहा कि वो नहीं है। फिर उसने उसे लंच के लिए इनवाइट किया। जूलिया बहुत एक्साइटेड थी। एलन मैजिक एकेडमी में खाना भी पॉइंट एक्सचेंज सिस्टम से जुड़ा था। नए स्टूडेंट्स कैश के बदले पॉइंट्स ले सकते थे, पर सिर्फ एक बार। हर डिपार्टमेंट का एक्सचेंज रेट भी अलग था। खाना दिखने में लाजवाब था। जूलिया ने अपना खाना भाई के साथ शेयर किया, जबकि कई अपनी ट्रे देखकर दुखी था। दोनों ने एक सिक्का दिया था। फिर भी एलीट क्लास वालों को 100 पॉइंट्स का खाना मिला और मार्शल आर्ट्स वालों को सिर्फ 10 का।